अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट और अली शो को दोस्तों लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी सरफराज अहमद को लेकर अपडेट आ रही है। पाकिस्तान टीम के साथ आ रहे हैं भाई, बड़े रोल में आ रहे हैं, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे बाबर और नसीम शाह के हवाले से, क्या ये नेशनल T20 कप खेलेंगे या फिर बाहर हैं, क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। न्यूजीलैंड पहुंच चुका है फाइनल में, इस पर बात करेंगे। और आईसीसी रैंकिंग में हुई है तब्दीली, फरहान की पोजीशन हुई है टॉप पे, वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वही आ रही है कि सरफराज अहमद को आपका जो सेटअप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पहले उन्होंने उनको नीचे अमरदीन के साथ लगाया, अंडर 19 के साथ लगाया और अब प्रमोट करते करते मेन टीम का जो टेस्ट टीम का जो कोच है वो लगाने का फैसला कर लिया गया है। तो कैसे इस फैसले को देख रहे हैं, क्या ये फैसला ठीक है? क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा कि थोड़े टाइम के बाद इनको यूं करते करते जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा तू ओडीआई भी ले ले, तू T20 भी ले ले और माइक हैसन की छुट्टी करेगा। तो कैसे देख रहे हैं भजन इस फैसले को? देखिए, मोहसिन नकवी चाहते तो थे कि वो सरफराज को पाकिस्तान टीम के साथ लगाएं और इसीलिए उन्होंने अंडर 19 के साथ और शाहीन के साथ लगाया था। और अब सेकंड स्टेज यही था कि उसके बाद सरफराज अहमद को मेन पाकिस्तान टीम के साथ लगाया जाएगा। अब T20 तो पाकिस्तान के हैं नहीं, ओडीआई आपके जरूर हैं। अभी आप बांग्लादेश जा रहे हो, फिर उसके बाद आपके जिम्बाब्वे के साथ भी ओडीआईस खेले जाने हैं और फिर उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जून में 3 ओडीआईस खेलने हैं जो आपकी सीरीज रह गई है। लेकिन सरफराज को टेस्ट की असाइनमेंट दी जा रही है कि पाकिस्तान के, क्योंकि जो अजहर महमूद आपको पता है कि उनका टाइम भी पूरा हो गया था, लेकिन उनका एक्सटेंड कर करके उनको चलाया गया था, लेकिन अब उनको भी आगे एक्सटेंशन नहीं मिली। मिसबाउल हक का भी नाम जेरे गौर था और सरफराज अहमद को फाइनली अब पाकिस्तान का रेड बॉल का हेड कोच बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया। जो हमें हमारे जराए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो ये बता रहे हैं कि अगले चंद दिनों में ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपकी कोई सीरीज है नहीं रेड बॉल की, बस अभी आपने बांग्लादेश से खेलना और फिर आपके पास PSL लिया, तो आपके पास टाइम काफी है। लेकिन PSL से पहले ही सरफराज अहमद को पाकिस्तान का रेड बॉल का कोच अनाउंस कर देगा। लेकिन वैसे तो डिसीजन ठीक है कि सरफराज को आप टीम के साथ लगाओगे, लेकिन सरफराज की रेड बॉल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। अगर आप रियलिटी बेस देखते हो तो सरफराज का जो रिकॉर्ड T20 और ODI में है वो ज्यादा बेहतर रहा है। और पाकिस्तान में भी अगर आप उनकी कप्तानी के भी गुण गाते हैं सारे, और पाकिस्तान में की भी कोई खिदमात है उनकी, वो T20 में और ओडीआई बहुत अच्छी कप्तानी की, जहां वो सीरीज ही नहीं हारते थे। एग्जैक्टली। और ओडीआई में आपको उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई और वहां पे भी उनकी कप्तानी अच्छी हमें देखने को मिली। रेड बॉल में सरफराज के पास कोई खास अचीवमेंट नहीं है। अगर आप टेस्ट बस ये मेरे ख्याल है वे में इन कराने का एक रास्ता बना रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट में किसी गोरे कोच की तरफ ही जाना चाहिए। उसकी रीजन ये भी है कि जो अभी आपका इंग्लैंड का टूर आ रहा है दाऊद साहब, आगे जो आपने प्रॉपर इंग्लैंड सीरीज खेलने के लिए जाना है, बड़ा टफ टूर है आपके लिए वो। देखिए, अगर आपने नहीं भी लगाना ना तो मुझे लगता है कि आप सीरीज टू सीरीज भी चला सकते हो। जैसे काफी ज्यादा हम देखते हैं कि मलिंगा को जैसे श्रीलंका ने अभी वर्ल्ड कप के लिए उनको अपने साथ रख लिया था, तो आप अगर इंग्लैंड के साथ है तो आप वहीं पर किसी उनका जो क्रिकेटर है, कोई एक्स क्रिकेटर है, उसको आप अपने साथ रख लो, उसको अपने साथ रख लो। और ये हमने देखा था वेस्ट इंडीज से भी ये काम करना शुरू किया था और उनके लिए भी काफी अच्छी चीज रही थी। तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप, बट आप ये समझ लीजिए फ्यूचर में सरफराज जो है ना माइक हैसन की जगह ले रहे हैं, तो अगर वो माइक हैसन की जगह लेते हैं तो आपको क्या लगता है ये ठीक फैसला है या गलत फैसला है? जी देखिए, मुझे लगता है कि सरफराज के अंदर पूरी काबिलियत है, आप उनको जरूर लेकर आइए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। अभी मुझे लगता है कि आपको माइक हैसन को और थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए। देखो, फेलियर के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। हाँ, मुझे लगता है कि अभी अगर आप माइक हैसन को लेकर जाओगे तो फिर आपके अंदर जो इनस्टेबिलिटी है वो दोबारा आ जाएगी। लेकिन माइक हैसन अगर सरफराज आए और सडनली अगर आपको और हार मिल गई, फिर आपके पास सेकंड प्लान क्या होगा? अच्छा, लेकिन माइक हैसन को भी ये चीज सोचनी पड़ेगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोटा कम करें। जो कोचिंग है ना, उसको आप कोचिंग के म्यार के ऊपर पूरा आगे करें, ज्यादा ना करें। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बिल्कुल शराब को लेकर चलते रहे हैं, ये गलत बात है। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। और माइक हैसन की बहुत सारी गलतियां हैं, उनको बहुत सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। ऐसे जिस तरह से अभी वो काम कर रहे हैं वैसे नहीं चलेगा। उनको बहुत सारे काम और डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी स्पेस बाकियों को भी देनी पड़ेगी। कप्तान को भी मुझे लगता है थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी, कप्तान की भी बात माननी पड़ेगी। चीजें उनको काफी आप कह लो कि ठीक करनी पड़ेंगी। लेकिन बावजूद मुझे इसके लगता है कि माइक हैसन को आपको एक और मौका देना चाहिए और एक और मौका आपको देना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की स्टेबिलिटी चाहते हो। और सरफराज की आप बात कर रहे हो, सेकंड ऑप्शन अगर आप देखते हो, माइक हैसन को आप एक मौका दीजिए, उसके बाद आप सरफराज लाइन पे लगे हुए हैं। करंटली अगर आप मुझे बोलो अभी इनको हटा के सरफराज को ले आओगे, मुझे लगता है कि वो फिर सरफराज के साथ भी चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी। अगर वो सडनली आपको जल्दी रिजल्ट ना दे सके फिर चीजें खराब हो जाएंगी।
2027 के वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तो ये सोचना पड़ेगा कि जो क्विक फिक्सिंग है उसकी तरफ नहीं जाना, हमने 2027 के वर्ल्ड कप तक आप माइक हैसन को टाइम दीजिए। 27 के वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं करता, आप हटाइए, सरफराज को डायरेक्ट ले आइए, और फिर आपका जो 28 का T20 वर्ल्ड कप है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, वो सरफराज अहमद को दीजिए। उसके बाद सरफराज को भी ये नहीं कि आप एकदम हटा दीजिए, क्योंकि जो काबिल लोग होते हैं फिर आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए, और सरफराज एक काबिल है, उन्होंने प्रूफ किया हुआ है वाइट बॉल में। लेकिन मुझे लगता है कि रेड बॉल में जो सरफराज आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, वो T20 और ODI में उनकी कोचिंग में पाकिस्तान अच्छा कर सकता है। आपस की बात बताऊं तो रेड बॉल में बिल्कुल जब आप नाकाम हो गए थे तो आकिब जावेद ने आपको बहुत लिफ्ट किया वर्ल्ड कप में आके, रेड बॉल में स्पेशली, क्योंकि जिस तरीके की एक विकेट था, विकेट से बड़ा हमारा इख्लाफात रहता था, उन्होंने विकेट बना दी, उन्होंने नहीं साथ स्पिन नहीं बना, स्पिनर भी लाने थे, वो स्पिनर की बात है ना, हाँ, स्पिन विकेट बनाई, स्पिनर लेकर, तो आप रमीज तो करते ही नहीं थे, नहीं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन हम तो चीख के थक गए थे यहाँ पर। लेकिन अफसोस की बात थी कि हमारे जितने कोचेस थे, रमीज थे या रमीज के बाद भी जो आ रहे थे, वो एक स्ट्रेटजी अपनाते थे। आपके जो कप्तान भी थे, इवन बाबर भी कप्तान थे, उसके बाद भी हमने देखा कि ये एक सोच थी कि डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाना है, बड़ी टीमों को हम हरा नहीं सकते तो फ्लैट विकेट बनाएंगे। अभी आप होम में सबसे टफ किस फॉर्मेट में हो? टेस्ट में आपको बीट करना सबसे टफ है, क्योंकि आपको पता चल गया कि विकेट कैसी बनानी, और आपको बॉलर हैं चाचे, आप ले आते हो, चाचे ला के फेर देते हैं बॉल को। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है बाबर आजम और नसीम शाह के ऑल से अपडेट आ रही है, और खबर ये आ रही है कि भाई उनका नाम अभी जो इनिशियल स्क्वाड है नेशनल T20 कप का उसमें शामिल नहीं है, लेकिन कुछ जराए ये कोट कर रहे हैं कि बाबर आजम शायद बाद में आपको एक्शन में दिखें। ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि नसीम शाह भी आपको एक्शन में दिख सकते हैं। तो भाई अगर एक्शन में उन्होंने आना ही है, सारी चीजें होनी ही है, तो ये क्या नहली है कि आप जो स्क्वाड में उनका नाम नहीं डाल रही है, वो खुद नहीं चाहते हैं, क्या कहानी? देखिए, अभी फिलहाल तो दो बातें हैं। आज क्योंकि जब दोपहर को पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश का स्क्वाड अनाउंस किया, उसमें साइम अयूब को नहीं रखा, उसमें बाबर आजम को नहीं रखा, काफी ज्यादा बैकलैश भी आया कि ठीक है बाबर और साइम T20 में बहुत फारिग कर रहे हैं, लेकिन ODI में तो साइम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, 47 की एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम भी ODI में आपके बैकबोन है। T20 में आप खिला रहे थे, जहां पर नहीं खिलाना था वहां पर आपने जबरदस्ती उनको खिलाया। फिर ये चीजें समझ ही नहीं आई। नसीम शाह आपके ODI के सबसे बेस्ट ही बॉलर है, पर आपने उनको भी बाहर कर दिया। फिर आप हारिस रऊफ को वापस ले आओ, शाहीन शाह अफरीदी को आपने वापस रख लिया, तो उन दोनों की क्या परफॉर्मेंस है ODI में, जिसकी बेस पे आप ले आए हो। हाँ, एक बहुत अच्छा डिसीजन है जिसके लिए हम 2 साल से आवाज उठा रहे हैं, वो ये कि साहिबजादा फरहान को हम अभी भी समझते हैं कि वो ODI के ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं एज कंपेरिजन T20, और उनको डालना बहुत अच्छा था। लेकिन अली साहब, इसमें अब दो बातें हैं। अगर तो बाबर और नसीम ने खुद मना किया है PCB को कि हम नेशनल T20 कप नहीं खेल रहे, और ये फिर चाह रहे हैं कि भाई खाली हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, हम डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दे रहे, तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, और ये एक बहुत ही घटिया सोच होगी। अगर तो इन दोनों की अपनी सोच है कि हम डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, हम वर्ल्ड कप खेल कर रहे हैं, हम थक गए हैं, बांग्लादेश की सीरीज हमें खिलाते तो हम खेल लेते, अब चूंकि नेशनल T20 कप में आपने हमें डाल दिया तो हम नहीं खेल रहे, क्योंकि ना इसका इनको 2 नुकसान होंगे अगर ये नहीं खेलते। पहला नुकसान तो ये होगा कि PSL आपका सर पे खड़ा हुआ है, और आप अगर चाहते हो कि PSL से पहले अपना टेम्पो हासिल करो, तो बेस्ट है कि पाकिस्तान में मैच खेला जा रहा है, इन विकेट्स पे लोकल प्लेयर्स के साथ आप खेलोगे तो आपको आपकी तैयारी बड़ी अच्छी होनी है PSL की। दूसरा यह कि फिर आपकी अगर परफॉर्मेंस अभी नहीं होती, और अगर अभी आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे, तो इवन तो अगर आपको बाद में इंटरनेशनल मौका भी मिलता है तो आप अच्छा नहीं कर सकोगे। लाइक मोहम्मद यूसुफ क्या कह रहे थे कि बाबर आजम को मैं इसलिए ड्रॉप करना चाहता हूं कि वो जाकर डोमेस्टिक में अपनी फॉर्म बहाल करें। बड़ी बड़ी लीगों में जब आप जाते हो, बिग बैश वगैरह वगैरह में, वहां पे आप कोई कॉन्फिडेंस बहाल नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर अगर आप एक मैच में फेल होते हो, वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल खबरों की हेडलाइन में आपकी खबरें छपती हैं, और वहां पे आपके ऊपर उल्टा प्रेशर ही बनता है। हाँ, यहां पर आप नेशनल T20 कप में डोमेस्टिक में जाकर रन नहीं भी बनाते तो वो आपके लिए इतना इशू नहीं होता। लेकिन जब हमने जराए से पता किया है, तो अभी तक PCB इस पर बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि अभी पॉसिबिलिटी है कि शायद बाबर आजम और नसीम शाह टीम में वापस आ भी जाएं, क्योंकि रिजवान का भी इसमें नाम है, और भी अगर आप देखो जो और भी आपके जो बांग्लादेश की टीम जा रही है, वो काफी सारे खिलाड़ी थे, उनका नाम भी है। तो चूंकि वो तो इसके अंदर होंगे नहीं, तो रिप्लेसमेंट के तौर पे शामिल किया जाएगा। इनिशियल तौर पे शायद बाबर आजम अपना नाम नहीं डलवाना चाहते होंगे, तो उनका नाम नहीं है, लेकिन बाद में कुछ मैचेस के लिए बाबर का नाम आए। अब अगर आ जाता है तो फिर तो आई थिंक वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर नहीं आता और बाबर आजम खुद नहीं खेलना चाह रहे, क्योंकि अब ये नहीं आप कह सकते कि PCB इनका नाम नहीं डाल रहा, वो तो किसी को नहीं रखेगा। अगर सैकड़ों प्लेयर खेल रहे हैं तो इतना बड़ा नाम PCB क्यों नहीं चाहेगा कि बाबर और नसीम ना खेले। बात यह कि सीनियर प्लेयर खुद जब बोलते हैं कि हमको नहीं खेलना, हम बिजी हैं, हमने रमजान है, अभी हम कुछ और करेंगे, या अभी हमारी और मसरूफियात है, ईद है, हमने फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, वो आपकी एक सोच होती है। तो अगर आप उस सोच के साथ जा रहे हो कि भाई रमजान है, हमने फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, या ये वो, अभी हमारा मूड नहीं और अभी हम वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं,
तो हम नहीं खेल रहे। तो ये एक छोटी सोच रहेगी, और फिर इसका मतलब यह कि अगर आप डोमेस्टिक को और अगर आप क्रिकेट को इज्जत नहीं दोगे तो फिर क्रिकेट भी आपको इज्जत नहीं देगी। फिर हाल यही होगा कि आप टीम से भी ड्रॉप हो, T20 में आपका वैसे ही कैरियर एंड है, और आगे भी आपके लिए चीजें खराब होंगी, और फिर आपसे PSL में भी रन नहीं होंगे। सेम लाइक जैसे आप श्रीलंका की सीरीज नहीं खेले थे, आप बिग बैश खेलने के लिए चले गए थे, बाबर और शाहीन दोनों, और दोनों उसके बाद वर्ल्ड कप में क्लूलेस नजर आए हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जो वो आ रही है न्यूजीलैंड के हवाले से। तो भाई न्यूजीलैंड तो फाइनल में पहुंच गया है, अब अगला जो भी आएगा उसका वेट हो रहा है, चाहे वो इंडिया आता है चाहे वो इंग्लैंड आता है। अब ये कल ये चीज जो है डिसाइड होने जा रही। अलबत्ता फिन एलन का जो प्रेशर है वो फाइनल में उनसे पहले पहुंच गया था। देखिए फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी बना डाली, और हिस्ट्री में भी अगर आप देखो जो टेस्ट प्लेइंग नेशन की बात करो तो वो फास्टेस्ट ही सेंचुरी है। बाकी वो एसोसिएट टीम एक दूसरे के अगेंस्ट फास्टेस्ट बना दे तो वो मैं तो समझता हूं कि आईसीसी को वो रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं करना चाहिए अगर एसोसिएट टीम्स आपस में खेल रही हैं। सेमीफाइनल में मारी एटलीस्ट एसोसिएट टीम अगर या तो किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट खेल रही हो तब वो रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। ये नहीं हो कि वो पीछे कोई 28वीं 30वीं टीम किसी 40वीं टीम के साथ ना वो मैच टीवी पर आ रहा है, बंद कमरे में बस खेलकर उसके रिकॉर्ड आ जाए। फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप और T20 की किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर किया, और वो भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 12 ओवर में टारगेट तो चेस कर दिया। अली साहब इंडिया में भी अब खौफ का समय है, क्योंकि अहमदाबाद के लिए न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया के पास अभी एक और जो आप कह सकते हो कि बड़ा आप कह सकते हो कि एक समंदर है जिसको उनको दूर करके जाना है। और इंग्लैंड वो टीम है जो सुपर 8 में एक भी मैच नहीं हारी और बड़ा कमाल खेली थी, और इस टाइम इंग्लैंड के पास वो कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि इंग्लैंड जितने मैच जीता सुपर 8 में, बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने सारे मैच थ्रिलर खेले हैं ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ज्यादा थ्रिलर नहीं भी, बड़ी आदत सी होगी उनको। तो ऐसा नहीं था कि बहुत कंफर्टेबल जीते जैसे न्यूजीलैंड जीता है बहुत कंफर्टेबल, इनके साथ ऐसा नहीं था, ये फंसाकर इंग्लैंड जीता है। और होता क्या जब आप इस तरह से जीतते हो तो ऐसा यूनिट ऐसा टीम आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। लाइक हैरी ब्रूक अकेले पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हो गए, फिर बॉलिंग यूनिट इतना अच्छा किया और श्रीलंका को 150 का टारगेट में इनको 100 पर आउट कर दिया। न्यूजीलैंड से कैसे जीते, न्यूजीलैंड के साथ एक टाइम पर कोलैप्स भी हुआ, विकेटें भी गिरी, सॉल्ट और बटलर के आउट होने के बावजूद हैरी ब्रूक भी जल्दी आउट हो गए, बावजूद उसके एंड में आकर रेहान अहमद और विल जैक्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और बिल्कुल अनबिलीवेबल जीत हासिल करा दी। और इंडिया के अगेंस्ट रेहान हो गए, आदिल राशिद हो गए, ये बड़े हुक्म के इक्के रहेंगे, विल जैक्स हो गए, बैटिंग बॉलिंग सब कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो इंडिया के लिए भी चीजें आसान नहीं है। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया के लेफ्ट हैंडर है, उनके अगेंस्ट जो डॉसन है बड़ी अच्छी बॉलिंग करेगा वो। और जो इंग्लैंड के बैटर हैं, जो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, उनके ऊपर भी बड़ी इनिंग ड्यू है। बटलर और सॉल्ट, बटलर सॉल्ट हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जरूर किया था, लेकिन उनको भी इंडियन कंडीशन बड़ी सूट करती हैं। प्लस आपको पता है थोड़ा सा टाकरा भी है हैरी ब्रूक का, क्योंकि आईपीएल उनको बैन किए हुए हैं, क्योंकि वो बीच में पुल आउट कर गए थे आईपीएल से, तप्पे हुए हैं, तो उनको बैन भी कर दिया था। बिल्कुल बड़ा मौका है अपनी खार निकालने का। तो वो भी चाहेंगे कि इंडिया को मैं अपनी कप्तानी में हरा कर फाइनल में जाऊं, लेकिन मजा आना है इंडिया और इंग्लैंड का फिनाले कि इंग्लैंड कैसी वहां पे क्रिकेट खेलेगा। बाकी न्यूजीलैंड तो आराम से पहुंच गया, और साउथ अफ्रीका एक भी पूरे वर्ल्ड कप में मैच नहीं हारा, एक भी, लिटरली एक भी नहीं हारा तो सेमीफाइनल में हारा। फिन एलन की 33 गेंदों पे 100 की बदौलत हारा और वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है साहिबजादा फरहान को लेकर आ रही है अपडेट, और अपडेट ये आ रही है कि दाऊद साहब साहिबजादा फरहान भी जो है वो अब आईसीसी रैंकिंग में आपको टॉप पे दिख रहे हैं भाई। बिल्कुल जी, नंबर 2 पर आ गए हैं, सिर्फ अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब चूंकि पाकिस्तान का कोई भी T20 नहीं है अगले 6 महीने तक, पीछे आ जाएंगे, नहीं तो जितने वो उनको रन मिल ही जा रहे थे, अगर 2-3 ओवर मिल जाते तो आराम से। लेकिन इस पर एक और भी ऑप्शन है, स्टिल साहिबजादा फरहान नंबर 1 पर आ सकते हैं अगर अभिषेक शर्मा और बुरा करते हैं, 0 वगैरह पर आउट होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो नंबर 1 पे अभिषेक शर्मा ही है, लेकिन बड़ा कम फर्क रह गया। अगर अगले 2 मैचेस में अभिषेक शर्मा के रन ना आए तो फिर चांस रहेगा कि फरहान आ जाए। अलबत्ता नंबर 2 पे आ गए, ये उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है। T20 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन अभी तक उन्होंने बनाए हुए हैं, विराट कोहली तक का जो मोस्ट रन का रिकॉर्ड है वो भी उन्होंने तोड़ दिया वर्ल्ड कप्स में। 3rd पे फिल सॉल्ट है, एक दर्जे डाउन हुए हैं, रन इनके भी नहीं आ रहे हैं। फिर इसके बाद 4th पे ईशान किशन है, उनको भी 1 दर्जे तरक्की मिली है। पाथु निसांका 5वें पे, तिलक वर्मा 6ठे पे, सूर्य कुमार 7वें पे, साउथ अफ्रीका के डिवाल्ड ब्रेविस 8वें पे, और बटलर 9वें नंबर पर आ रहे हैं, उनकी भी रैंकिंग डाउन हो रही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का बार शो आपका आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर बिल्कुल जी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज, बाय बाय।